हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। हाँ अभी निकाल लिया। हाँ जी। जी एक, हाँ जी, मैं एक चीज जानना चाहता था। ये जानने और मानने में हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? ये सचवाला से उठा के लाए शायद आप, चूंकि नहीं नहीं। उसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा रट्टा जो है ना जानने और मानने का, ये उसी ने लगाया था। तो अगर लाए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि जानने और मानने में क्या कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है? जी, कैसे? मानते वो है जो जानते नहीं है। मानते जिसने वो हैं जो जान, जानते नहीं हैं। जी अच्छा, तो आप ये जानते हैं कि आपके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स हैं? हाँ, यानी एटलीस्ट मानता हूँ, लेकिन अगर जानने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। अगर वो आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वो प्रोसीजर नहीं है, या ऐसे दौर में रहते हैं कि अभी वो हम्म, प्रोसीजर इजाद नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो ठीक है, उससे मेरे लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बात फर्क पड़ने की नहीं है। बात हम्म यह है कि आप ये जानते हैं कि हम्म आपके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स हैं। अगर आपका ये हम्म दावा है, तो भाई उस हम्म। दावे को जांचने का हर दौर में तरीका नहीं रहा। ये तो आज है ना। आज आप आज, डीएनए के जरिए आप पता लगा हम्म सकते हैं, इसके अलावा लेकिन अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो डीएनए के जरिए नहीं पता लगा सकते थे। तो अब हम्म एक बंदा जो है वो बड़ा हुआ अपने हम्म माँ बाप के घर में, लेकिन उसको वो सिर्फ ये मान रहा है, उसको ये जानना कि जी ये मेरे माँ बाप हैं, लेकिन जानने हम्म। का कोई उसके पास तरीका नहीं है। तो अब क्या ये तस्वुर किया जा सकता है कि एक आदमी ये कहे कि नहीं मैं जानता तो नहीं हूं कि ये मेरे माँ बाप है, बस मैंने मान लिया उनको मेरे माँ बाप? क्या ये बात सही होगी? लेकिन मेरा ये बोलना है कि उससे अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, जो चीज मुझे मैं नहीं मानता हूँ, तो हो सकता है मैं एटलीस्ट ये बोलूंगा कि हो सकता है मेरे माँ बाप हो, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। हम्म। कुड भी, इसमें क्या है, मैं कंफर्म नहीं करूंगा कोई भी चीज, हाँ यही मेरे माँ बाप है। अगर कोई ठीक। चीज कंफर्म नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उस हिसाब से यही मेरे माँ बाप है। लेकिन अगर कोई दावा ही करता नहीं नहीं उन्होंने तुझको उठा के लाया होगा, तो हो सकता है भाई उठा के लाया होगा, पर अच्छा, उससे मेरे लाइफ। ये जो आप कह रहे हैं, जिसको हम्म, आप कहते हैं कि नहीं मानने और जानने में कॉन्ट्रडिक्शन है, जी, आप इसको जानते हैं या मानते हैं? मैं जानता हूँ। आप इसको जानते हैं। अब इसको आप जी, मुझे इस तरह साबित करेंगे कि उसमें कोई डाउट ना हो। जी। हम्म। कि जानने और मानने में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और बियॉन्ड डाउट कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और आप इसको जानते हैं। अब इसको साबित कीजिए। अगर कोई बोलता है कि मुझे दो, मैं मानता हूं कि मुझे दो हाथ है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे दो हाथ है, इसमें मानने की कोई बात नहीं आती। इट्स अ रियलिटी फॉर मी, नॉट अजम्पशन। जहां मानते उस चीज को ज्यादा दिया जाता है जो अजम्पशन होता है, नहीं, ये किसी भी आपसे चीज को किसने अज्यूम कही? किया जाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई ना कि माना उसको जाएगा जिसको जिसमें असम्पशन होता है। ये हम्म, आपने कहा ना। हम मानते उसको हैं कि जिसमें यकीन होता है। हम उसी को मानते हैं, यकीन, असम्पशन को तो हम मानते ही नहीं। हाँ लेकिन यकीन कैसा है कि यकीन आप किस बिना पे कर रहे हैं? देखिए ठीक है, एक तो फिर विश्वास होता है। फिर आपका जो सवाल है वो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। अब यकीन किस बिना पर कर रहे हैं, तो अब आप आ जाइए एपिस्टेमोलॉजी में। तो बताइए आप किस बिना पर यकीन करते हैं किसी चीज का? जिससे प्रूव किया जा सके, या फिर एटलीस्ट जो वाह। मेरे फाइव सेंसेस से जिसको मैं जान सकूं, मेरे ठीक। फाइव तो सेंसेस है जिसके मैं जान सकूं, एटलीस्ट उस पे करूंगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंसेस के जरिए ही आपको इल्म मिलेगा, ये आप जानते हैं। जी, इसकी इंपेरिकल एविडेंस चाहिए मुझे कि 5 सेंसेस से ही इल्म होता है, किसी और से नहीं। इसका इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए सिर्फ। जी। क्योंकि इल्म इंपेरिकल एविडेंस है ना। यानी आप 5 सेंसेस से ही मुझे यह साबित करके बताएंगे कि नॉलेज सिर्फ 5 सेंसेस से हो सकती है, कहीं और से नहीं हो सकती। 5 सेंसेस से ही होनी चाहिए दलील। हजरत कमाल जहाँ, ये है कि जानने वाले पूछ रहे हैं एम्पेरिकल एविडेंस किसे कहते हैं जी। जी। अरे जी हाँ। भाई, कोई क्या है, कोई वर्ड होता है, कोई मैं संस्कृत का वर्ड बोल दूं, या फिर कोई आप उर्दू का वर्ड बोल दे, हो सकता है नहीं पता हो, उसमें क्या दिक्कत है? हर, ठीक मैं है, तो क्लेम नहीं कर रहा कि मैं हर चीज जानता हूँ, मैं ठीक है, एटलीस्ट ठीक वो है, चीज बोल रहा। हाँ, ठीक है। तो आप 5 हाँ, सेंसेस से मुझे साबित करें कि सिर्फ 5 सेंसेस से ही नॉलेज आती है।
जहां तक ह्यूमन बीइंग का सवाल आता है, उसके पास हर चीज के जानने के सिर्फ 5 सेंसेस के ही तरीके हैं। उसके अलावा जो अगर उसको कोई ये चीज जो आपने कहा है, ये जो आपने कहा है, ये 5 सेंसेस में से किस सेंस की बुनियाद पर कहा? ये जो जुमला आपने बोला है 5 सेंसेस में से किस सेंस की बुनियाद पे बोला है? किस सेंस है क्या ने? भैया 5 सेंसेस का आपने नाम लिया ना, हाँ देखना, सुनना, चखना वगैरह, इनमें से जी। कौन से सेंस की बुनियाद पर आपने ये कहा है कि ह्यूमन के पास जो भी नॉलेज आती है वो 5 सेंसेस की बुनियाद पर आती है? कौन से सेंस की बुनियाद पर ये बात आपने बोली है? कौन से यानी? यार ये 5 तो सेंस है ना? नॉर्मल चीज है। ये तो आप भी 5 सेंसेस के हिसाब से जानते हैं। आपके पास कोई छठा सेंस है? नहीं, हमारे पास अकल है, अकल की बुनियाद पर भी हम बहुत सी चीजें जानते हैं। अकल सेंस यानी वो और 5 अगर सेंसेस अगर कॉमन सेंस, या अगर आप इसको कॉमन, ये नॉर्मल सी चीज कह रहे हैं, तो कॉमन सेंस 5 सेंस में से कोई चीज है या अलग चीज है? कॉमन। देखिए जिस चीज 5 सेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरसेप्टर है, जो चीजों को ग्रहण करते हैं और आपके दिमाग में फिर उसको आपसे मैंने प्रक्रिया। सिंपल एक सवाल किया मेरे भाई, देखो इंडियन साहब, एक सवाल किया मैंने, आप जो भी साबित करेंगे ना, चूंकि आप जानते हैं 5 सेंसेस की बुनियाद पर, राइट? तो अब आप जो भी जानते हैं ना, वो आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर ही साबित करेंगे कि भाई मैंने देखा है, या मैंने सुना है अपनी आंखों से, अपने कानों से, या मैंने सूंघा है, या मैंने चखा है, टच किया है, ठीक है? इनमें से कौन से सेंस की बुनियाद पर आपने ये नतीजा निकाला कि ह्यूमन जो भी जानेगा वो 5 सेंसेस की बुनियाद पर जानेगा? जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल शक्कर चखता हूँ और मैं कहता हूँ ये मीठा है, ये मीठा जो भी एक टेस्ट बना है, ये टेस्ट मेरे टंग से जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसमें डेवलप हुआ और मेरे माइंड को सिग्नल गया और तो माइंड ने भाई उसको बताया। हमने कब मना किया कि सेंस से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं ले सकते? जो टेस्टेबल है तो ऑब्वियसली उसको आप चक्कर ही बताएंगे ना कि मिठाई का खट्टा। हम कब कह रहे हैं कि आप उसको चखेंगे नहीं बल्कि देखेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जो भी नॉलेज है, ऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। जितना भी इल्म है इस कायनात में वो 5 सेंसेस की बुनियाद पर है। ये जो आपका दावा है वो आपने 5 सेंसेस में से किस सेंस से लिया है? जी। आपका सवाल ही थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पेचीदगी होती है और पेचीदगियों को हल भी किया जाता है। चूंकि देखें, मसला भाई मेरे भाई ये नहीं है, जब आप फिलोसफी की बात करते हैं तो फिलोसफी की जो ब्रांच है ना, एपिस्टेमोलॉजी, आप अगर उसको पढ़ लें एक मर्तबा अच्छी तरीके से, तो फिर आप हमसे डिबेट करें तो फिर मजा आएगा आपको भी। अभी ये है कि आप हमारी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं और आप दावे कर रहे हैं इतने डीप, और ये सारे दावे आप बातें कर रहे हैं वही सोशल मीडिया पे, इधर चंद वीडियो देख दाख के। आपने बताइए आपने एपिस्टेमोलॉजी पर कौन सी किताब पढ़ी है? नहीं, मैं वो कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं मेरे इससे बता रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तो फिर आपने भी तो माना ही ना, जाना कहां? आप भी तो मान ही रहे ना कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो दुरुस्त है। तो बताइए, मानने और जानने में आपने खुद ही फर्क कर दिया। तो मेरा यही एक बोलना है कि कोई भी चीज मानने वाली, आप उसको कब तक बस मानते ही रहोगे जब तक वो आपकी लाइफ में रियलिटी नहीं बन जाती। हुआ ना, हमने भी साबित कर दिया कि मानने और जानने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम जान के मानते हैं। और नहीं, आप मान के जानते हैं। असम्पशन नहीं है, बल्कि यकीन के दर्जे में हमारा ईमान होता है। अगर वो ईमान यकीन के दर्जे में ना हो तो वो ईमान ही काबिल कबूल ना हो। अच्छा, एक चीज बताइए, ईमान और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है? अंधविश्वास में यह है कि आप ये जो गैर मुमकिन चीजें हैं, इम्पॉसिबल चीजें हैं, उनको मानने लगे, और ईमान का मतलब यह है कि जो चीजें पॉसिबल हैं हम उनको माने। अब मिसाल के तौर पर अगर हनुमान जी जो है सूरज को निगल लें तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि एक छोटे से वजूद ने इतने बड़े वजूद को कैसे निगल लिया, ठीक है? आप इसको मानते हैं। और खुदा का जो वजूद है, अगरचे आप उसको न देखें, उसको मानना ईमान है। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज पर आप ईमान रखें वो आपको नजर ही आ जाए। किसी चीज का जो कि नजर ना आए उसका मौजूद होना पॉसिबल है। तो किसी पॉसिबल चीज को यकीन के दर्जे में मानना ईमान है और इम्पॉसिबल को मानना अंधविश्वास है। ये फर्क है। हजरत, इससे पहले कि ये बात करें, आपने बड़ी जबरदस्त वजाहत कर दी, मगर आपने नोट किया है कि बड़ी खूबसूरती से मानने और जानने की जो फिलॉसफी थी वहां से अंधविश्वास और विश्वास पर बात चली गई।
हजरत मैं चाहता देखिए, हूँ अंधविश्वास इंडियन भी भाई एक तरह का मुझे मानना ही मुझे है, मुझे मुझे बोलने तो अंधविश्वास भी दीजिए, मानना मुझे ही है, उसी की श्रीमन बात आ रही है। श्रीमन मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, अभी हमने आपकी फिलॉसफी के बेस पर रहना है जो हजरत ने सामने रखी थी, मानना और जानना। हमने अभी अंधविश्वास विश्वास पर जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की हजरत, यहाँ पर एक लिंग्विस्टिक जगलरी की गई है, मानने और जानने की मनमानी तावीले बातिल और एक दूर की कौड़ी पेश की गई है। हजरत मैं आपके तवस्सुत से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मानने और जानने की डेफिनेशन जो इन्होंने की, पॉइंट नंबर 1, वो इन्होंने मानकर की या जानकर की? अगर मानकर की तो फिर ये हमारी लाइन में आ जाएं, और अगर जानकर की तो उसके रेफरेंस दे दें। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि जानने और मानने की डेफिनेशन जो इन्होंने की, उसको लिंग्विस्टिक या जो ग्रामेटिकल बेसिस के ऊपर किसी तरह भी हमें सिद्ध करके बताएं, ताकि जो खचवाला जी के साथ उनको फीडर पिलाया गया था आपकी डिबेट में, उसका टेस्ट दूसरे दोस्तों को भी जरा करवा दिया जाए जो इस तरह की सोच रखते हैं। हजरत ये मैं आपके तवस्सुत से ये दो सवाल रखे हैं, काइंडली इस पर इनको मुझे जवाब ले दीजिएगा। ये अंधविश्वास आपको इधर ना करिएगा जी। सही जी। पहली तो चीज, मैं कभी सचवाला जी को सुना नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये पहली चीज नहीं तो आखिरी चीज है। पहली चीज उन्होंने ये पूछी आपसे कि आपने जो ये कहा कि जानने और मानने में फर्क, ये आपने जान के किया या आप मानते हैं इसको? मैं जान के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैं कुरान पढ़ा हूँ, ये रेफरेंस नहीं, ये रेफरेंस नहीं, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एक्सपीरियंस आदमी मानता है, जानता नहीं है, आपकी डेफिनेशन के एतबार से। तो आप तो ये बताने मुझे पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं शक्कर मीठी है ये बताना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्रूव करके दिखाए कागज पे मीठा टेस्ट कैसा होता है। ये तो नहीं हम कह रहे, हमने 5 सेंसेस के का इंकार नहीं किया कि 5 सेंसेस से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि सारा इल्म आप 5 सेंसेस से हासिल नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है। ये तो बात है ना, आप हमारी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमने अब देखिए मेरी बात सुने इंडियन भाई, अभी हम रिजल्ट इन्फर करने की तरफ गए ही नहीं। हमें तो आपकी टर्मिनोलॉजिकल जो डिस्कशन है उसमें ये आपत्ति है कि आप मानने और जानने में जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, ये आपके घर का तराशा हुआ है, ना तो ये लुगत का है, ना जानने और मानने से इसका ताल्लुक है। इसीलिए शेख ने पहले स्टार्ट में कह दिया था कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कहां भाई, क्या हो गया, ये है सारी बात। तो कृपया करके टर्मिनोलॉजिकल बेसिस पे आइए, छोड़ दीजिए आप किसको मानते हैं हम किसको मानते हैं। आप ये सिद्ध कीजिए कि जानने और मानने की जो डेफिनेशन आपने की, आप उसको जानते हैं या मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, जानते हैं तो किस बुनियाद पर? दूसरा ये कि डिक्शनरी या ग्रामेटिकल बेस पर उसको सिद्ध कीजिए। थैंक यू। अगर मैं बोलूं कि कोई पर्टिकुलर चीज, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज ले लूं, एक फूल है, इस फूल का सुगंध कुछ अजीब सा है, और मैं इसको कुछ डिफाइन कर दूं, और अब ये चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज यानी मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊँ फूल का सुगंध कैसा है, पर वो चीज को मैं जानता हूं, ठीक है। अब मैं आपको शब्दों से कितना भी बोल दूं, आप एक अजम्पशन ही करोगे उस चीज का, जो आप मान के बैठोगे कि इसने वो सुगंध ये कर लिया होगा, उसने वो सुगंध कर लिया होगा। जो रियलिटी मेरे लिए थी, वो रियलिटी किसी और के लिए नहीं हो सकती है। तो धर्म जो बनाया गया है, जो रिलीजन बनाया गया है, ये एक इंडिविजुअल अनुभूति के लिए सबके लिए बनाया गया है, ना कि मानने के लिए। आप उसमें जानने के कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। भाई ऐसा है कि आप जो नतीजे पर पहुंचे ना कि धर्म इसलिए बनाया गया उसलिए बनाया गया, ये यहां तक हम पहुंचेंगे जब आप मानने और जानने में कॉन्ट्रडिक्शन साबित कर देंगे, और जो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करेंगे वो आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर करेंगे, जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ, आप अभी तक नहीं कर पाए। आप सिंपली ये कह रहे हैं कि मैं फूल सूंघूंगा तो उसकी सुगंध ऐसी होगी, मैं चीनी खाऊंगा तो वो मीठी होगी। ये तो हम भी मान रहे हैं। हमने कब इंकार किया कि 5 सेंसेस से आप नॉलेज नहीं हासिल कर सकते? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 सेंसेस से ही नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ये आप 5 सेंसेस की बुनियाद पर साबित करें। यानी ये देखें कि आपने कहां देखा, या आपने कब सुना, या आपने कब चखा, कि सारी नॉलेज 5 सेंसेस की बुनियाद पर आएगी। अब बोले या आपने टच करके आपने जो है ये निकाला है। तो आपको एग्जाम्पल किस चीज का चाहिए? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, उसका आंसर तो देखें मेरे भाई। हाँ। लास्ट स्टेटमेंट है, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात होगी, जो बहुत सारे कॉलर्स हैं, एक ही कॉलर को बहुत देर एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इतने डीप फिलोसॉफिकल एपिस्टेमोलॉजिकल जो डिस्कोर्सेज हैं, डिस्कशंस हैं, उनके बारे में पहले पढ़ लें, ठीक है। अगर किताब उनको अगर वो कुरान में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? किताब ना पढ़ें, अरे भाई तो वो आर्टिकल्स पढ़ लें। एक काम करें, सही है, आप जो है पर ये सब चीजें आप
अरे कुरान में क्यों नहीं सुन नोटिस ले करते ये सब इंडियन चीजें? भाई, इंडियन भाई सुन लेना मेरा भाई, कंक्लूड कर नहीं रहा नहीं, है, ये सब चीजें कुरान में क्यों नहीं तो इंट्रोड्यूस भाई करते आप? सुन भी लेना भाई, सुन ले। कुरान में है कि नहीं, वो आपको कुरान से क्या लेना देना भैया? आप तो कुरान को के ऊपर ईमान नहीं रखते हो ना। तो आप एक काम करें कि जिनके ऊपर आप ईमान रखते हैं, जिन लोगों ने ये डिस्कशन किए हैं, जॉन लॉक है, डेविड ह्यूम है, वगैरह वगैरह, उनकी पूरी तफसील जो है वो इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी या इसी तरीके से आप ब्रिटानिका पे डालें, उसमें एम्पेरिसिज्म डालें, और इसी तरीके से या उसमें आप डालें एपिस्टेमोलॉजी, कॉज ऑफ नॉलेज, ये सारे अल्फाज आप डालेंगे, ये पूरा डिस्कशन आ जाएगा। तो भाई ये डिस्कशंस हमारे जो है हमारे लिए बच्चों के खेल हैं, तो हमारे सामने आप पढ़ कर आया करें, तभी तो आप हमारी बात समझ पाएंगे, वरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बोरियत हो जाती है डिस्कशन करते हुए, वरना फिर पूछेंगे एम्पेरिकल क्या होता है। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया बहुत। अच्छा जी, ये अगले कॉलर हैं, ये इनका नाम क्या है, हमें आप आमिर भाई बताइए कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। आमिर भाई पढ़ के बताइए आमिर भाई। रज्वलंतियावादी। ओहो हाँ, इसको ऐसे बोलेंगे उत्कृष्टि रज्वलंतियावादी। क्या मतलब है भाई इसका? इसको एक बार बिना रोके बोल के देखो। अच्छा क्यों इतना टाइम? भाई मेरा बात सुनो भाई, मेरा भाई ये क्विज टाइम नहीं है, आप सवाल कर लीजिए। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आगे मेरा नाम है उत्कृष्टि ज्वलंत्यवादी सर। बहुत शुक्रिया। यानी नाम आपने रखा है, अजाब हमें पड़ गया है। आप भाई सवाल रखें, हमारा क्या कसूर है? हमें कितने नफलों का सवाब है भाई आपका नाम पढ़ के। सही है जी। मुफ्ती साहब एक्साइटेड थे नाम पढ़ने के लिए तो। जी हाँ, अपनी बात हुई थी मुफ्ती साहब 2-3 स्ट्रीम पहले, आप गुस्सा हो गए थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आप गुस्सा क्यों हो गए मेरी बात से। हाँ अच्छा, मैं भी हुआ, मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो हमने तय कर दिया था कि आपको किसी भी स्ट्रीम में नहीं लिया जाएगा, तो आपकी तो हमें आवाज जो है तहजीब से बात, मैं पूछने आया हूँ आपसे, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या हुआ था। वो आप उसी वक्त देखिएगा उसी स्ट्रीम में कि आपने क्या ब्लास्फेमी की है, और उसकी बुनियाद पर हम किसी ब्लास्फेमर से बात कर ही नहीं सकते हैं। सर, आप एडम से बात करते हैं, दीनी से बात करते हैं, साहिल से बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, दीनी वीनी जो है ना, दीनी आपको मेरी स्ट्रीम में कभी नजर आया? आमिर भाई की स्ट्रीम में कुछ दिन पहले आया, उनको याद नहीं था, पता नहीं था कि वो ब्लास्फेमी, उसको बता दिया गया आइंदा वो किसी स्ट्रीम में नहीं आएगा। आदम से मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई ना, मैं उससे बात करने में दिलचस्पी रखता हूं, चूंकि निहायत किस्म का गलीज किस्म का ब्लास्फेमर इंसान है। नहीं, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था सर, मैं तो जानना चाह रहा था ताकि आप मुझे बता दें, ताकि मैं वो रिपीट ना करूं कभी फ्यूचर में किसी के साथ में। अब वो आप पता नहीं चला। सुनिए, आपने 15 मिनट तक मुझसे बात की, पर मुझे एंड में ये चीज समझ नहीं है कि आपको गुस्सा किस बात का आया। आपको यानी कमाल है, अब मैं आपको जो है गालियां देके बताऊं कि गालियां मत दें, ये वाली गालियां होती हैं? अरे सर, आपने 15 मिनट तक उस टॉपिक पे बात की ना, तो आप पहले ही मुझे बता देते। ये तो आप कॉमन सेंसिकल बात है ना, कि आप किसी को जब आप ये कहेंगे कि भाई फला आदमी पागल है, ये है वो है, तो आप ऑब्वियसली ये कोई माकूल लफ्ज तो है नहीं। तो सर, आपको वो कन्वर्सेशन आगे ही नहीं ले जानी चाहिए थी, आपको पहले बोल देना चाहिए। हम भी बोल रहे थे, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए। मैं कह रहा था मेंटली स्टेबल, मेंटली डिस्टेबल, हमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो एक मुआशरे में उनको सही समझा जाता है किसी भी सिचुएशन को बयान करने। जब आप ये कहेंगे कि पागल है, ये है, तो अब ये अल्फाज को हम ये अल्फाज को हम अपनी फैमिली में भी इस्तेमाल नहीं करते अगर आप मुहज्जब घराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया और आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ठीक है, अगर आपने अपॉलॉजी कर ली है तो वो अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। क्या आमिर भाई सही है? अपॉलॉजी एक्सेप्टेड है, मगर ये है कि अब नेक्स्ट टाइम ये आए ताकि इनको एहसास हो कि अभी इन्होंने मादरत की है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपने जब जुमले बोले हैं ना जो पागल, उस वक्त साफ पता चल रहा था कि ये बंदा पंगा कर रहा था। एक होता है ना बंदा किसी जगह पर, इसने लिटरली उसके रिस्पॉन्स के अंदर बात किया, तो फिर उनको भी कहा जा सकता है, फिर उनको भी कहा जा सकता है। ये बाकायदा इस तरह करके ट्रिगर होके बोला था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये करता रहा। सर, आप मुझे पर्सनल अटैक कर रहे थे और मुझे सर एक चीज आपको बोलनी थी। नहीं, मेरी बात सुने, ऐसी बात बोलनी थी आपको कि कैसे पर्सनल। एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात के बारे में जो मेरी बात सुने। म्यूट कर रहा हूँ आपको, खामोशी से सुनिए जरा। आप अपोलोजाइज कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ कोई भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता। इन केस अगर किसी ने पर्सनल अटैक किया है, इन केस आप उसको कुछ कहें, ये क्या तरीकाकार हुआ कि आप उसके नबी के ऊपर या उसके शायर के ऊपर या साहब या अल्लाह के ऊपर ये गुस्ताखी करना शुरू कर दें? ये तो कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। अगर आप मेरे साथ झगड़े हैं, मैं आपसे झगड़ सकता हूं, आप मुझसे झगड़ सकते हैं। मैं आपकी बहन से, आपके भाई से, आपके माता पिता से नहीं झगड़ूंगा।
ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए बेहुदा किस्म की जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी ना दे मेरा भाई, खासतौर पर अपोलोजाइज जब आपने कर लिया हो। तो हजरत मेरी राय में, बाकी आप देख लीजिए, मेरी राय के अंदर इनको नेक्स्ट टाइम जब ये आए लेना चाहिए। मुफ्ती साहब आप भी तो बोले थे ये चीज जी, आप भी सेम चीज बोले थे, आपने कहा था भाई मैंने आपके ऊपर कभी मैं तो पर्सनल अटैक करता नहीं हूं। टॉपिक रखा, आपने टॉपिक एक्सेप्ट किया, उस पे बात हुई, आप बिल्कुल 15 मिनट इसीलिए बात हुई है ना, जब आपने खुद ही मान लिया कि आपने गलत लफ्ज बोला है, आपने खुद ही मान लिया कि आपने गलत लफ्ज बोला है। जब तक आपने वो लफ्ज नहीं बोला था ये बता देना चाहिए था मेरे भाई। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप किस तरह के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये चीज भी, ये वाली तरबियत भी हम ही दें। तो अगर आप ये हजरत गुन्ने बन रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही उसी चीज को क्लियर कर देंगे तो फिर वो एक ही बात निकलती है उसमें। अगर आप किसी को मेंटली सिक आप ये भी तो देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेंटली स्टेबल, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल डिस्टेबिलिटी, ये मैं बोल रहा हूं। तो मैंने भी तो अल्फाज का इंतखाब सही कुछ सोच समझ कर किया ना। मैंने तो ये लफ्ज नहीं बोला। समझा आपकी बात, इसीलिए तो मैं आपको अपोलोजाइज किया। ठीक है, तो चलिए मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। अब उस मौजू पर जो हमारी बात जो बात किया सर आपने जो मदर के बारे में बात किया उसके लिए आपको अपोलोजाइज करना। मैंने किसने किया बाद में वो हुआ था ना, वो ब्लास्फेमी के बाद। सर हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला था कि मेरी मगर वो डायरेक्टली आपको नहीं कहा था। ना ठीक है, नहीं वो हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा, हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा था उसमें अपोलोजाइज की बात। मेरी बात सुने, नहीं बस ठीक है, फिर आप गेट लॉस्ट, बल्कि मैं बैन कर रहा हूँ बेटा, तू मुझे नजर ना आई, भाग जा यहाँ से। नहीं मैं तो याद भी नहीं, मैंने क्या कहा था भाई? आपने कहा था कि ये अपने माँ बाप की तरबियत और बताते हैं कि ये किस किरदार के लोग हैं, बस इतनी सी बात। वो कह रहा जी मेरे माता पिता के बारे में कहा था, और अभी मैंने कहा उन्होंने ठीक कहा था, बोले तो मैंने भी ठीक है, तो भाग जा यहाँ से, फिर 1.5 क्षण है, टाइम जाया कर रहे हो भाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये तरबियत के उसूल भी हम ही से सीखेंगे कि आपको बात किस तरह करनी है, तो तरबियत पे तो सवाल आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। माफी मांग रहे हो और तड़ियां भी लगा रहे हो, तो भाई जाओ, हमें तौबा नसूहा चाहिए। अच्छा जी, हाँ ये बात वैसे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? ये बात जो है ना शायद कैसर भाई ने कही थी, इसलिए मुझे याद नहीं आ रही है। जी स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा भला ठंडा माहौल चल रहा था, मेरे से पिछले वाले ने कम का गर्म कर दिया। गड़बड़ कर दी, आपके आने से पहले गड़बड़ हो गई। बस देख पुट्टे पासों खोल गई है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, वो सवाल मेरा है कि फॉर एग्जाम्पल जब अब हमें अपेरेंट कोई नजर आती है कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस से, चाहे वो स्क्रिप्चर में हो चाहे हदीस में हो, उसको आप किस तरह रिजॉल्व करते हैं? कि क्या आप ये कहते हैं कि साइंस जो है वो कोई हतमी बात नहीं करती, इसलिए हम कभी भी मजहब के साथ साइंस को रिकंसाइल करने की कोशिश नहीं करेंगे, या आप कहते हैं कि नहीं ये जैसे फॉर एग्जांपल वो एक हदीस है कि मक्खी के एक साइड में पॉइजन है एक साइड में नहीं है। अब ये तो आई थिंक आप एग्री करेंगे साइंटिफिकली करंट अंडरस्टैंडिंग में तो ये ठीक नहीं है, तो इसको आप किस तरह इस तरह की चीजों को कैसे रिकंसाइल करने पर यकीन रखते हैं? देखें, ये जो आपने पूछा है मुझसे उसूल, तो मैं एक ज़ाब्ता आपको बयान कर देता हूं। ये ज़ाब्ता सबसे पहले जिस जगह मैंने पढ़ा है उस किताब का रेफरेंस भी मैं आपको दे देता हूं, और चूंकि बात इस्लाम की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस्लामिक लिटरेचर से मैं रेफरेंस दूंगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की एक किताब है दरउ तारुज़ुल अक्ल वन नक़ल, उसकी पहली वॉल्यूम में शुरू में ही उन्होंने ये बात लिखी है, और उसी तरीके से हज़रत थानवी ने अल-इंतिबाहातुल मुफीदा में ये बात लिखी है कि अगर कोई अकली साइंस, चूंकि अकल के तहत आ जाएगी, वो एक बड़ा डिपार्टमेंट है, अगरचे साइंस जो है आजकल वो एम्पेरिकल है, लेकिन फिर भी हम उसको जब डिवीजन करेंगे, बड़ी डिवीजन, तो हम उसको अकल के तहत रखेंगे कि अगर कोई डेफिनेटिव रैशनल या साइंटिफिक कोई फैक्ट है तो उसका किसी डेफिनेटिव टेक्सचुअल एविडेंस, कुरान या हदीस मुतवातिर, इन दोनों के दरमियान कभी भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं, अगर है तो दिखाएं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, कुरान की आयत या इसी तरीके से हदीस मुतवातिर, ये दो चीजें हमारे यहां डेफिनेटिव टेक्सचुअल एविडेंस मानी जाती हैं। अब अगर आप ये कहें कि भाई साइंस इस चीज को तस्लीम नहीं करती है कि मक्खी के एक पर में शिफा और अगर उसके दूसरे पर में बीमारी होती है, तो ये चीज भी अपनी जगह महल नजर है, और उसकी वजह यह है कि साइंस अभी अगर किसी चीज को तस्लीम नहीं करती तो उसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं करेगी। और इसके अलावा भी जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इस हदीस के ऊपर जब तहकीक की तो बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेस इस ताल्लुक से आ चुकी हैं
लेकिन ऑब्वियसली साइंटिफिक वर्ल्ड को किसी भी चीज को तस्लीम करने में टाइम लगता है, कॉन्फ्रेंसेस होंगी वगैरह वगैरह, और सूरत हाल ये है कि ये दावा सबसे पहले चूंकि हदीस में हो गया तो एक तरह का बायसनेस भी है कि भाई हम क्यों इस चीज को तस्लीम करें। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा है कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं, मिल जाएंगे गूगल पे। जी हाँ, नहीं, ये स्टडीज मैंने पढ़ी हैं। वो एक उसमें मसला जो है, सेंट्रल मसला अभी तक, जिसमें सेंट्रल इशू जो है अभी तक सिमेट्री का है, कि मक्खियों में सिमेट्रिकल कोई इस तरह अपोजिट नहीं है कि राइट विंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक पर ले लिया और कहा ये देखें कि कुछ जरासीमों के, और वो बिल्कुल ही वीक तरीन स्टडी है जिसमें सिमेट्री का कोई आंसर ही नहीं है कि एक साइड पर पॉइजन और दूसरी साइड पर। लेकिन मेरा लार्जर पॉइंट फिर वही नहीं है। मेरे भाई, आप जो ये कह रहे हैं ना कि ये नहीं है, तो सवाल ये है कि क्या ये कभी नहीं आ पाएगा? जी, मेरा उसी से लिंक सवाल था कि आप साइंटिफिक फैक्ट एस्टैब्लिश होना किसको कहते हैं कि ये एस्टैब्लिश हो गया? नहीं, फैक्ट तो अब साइंस इस्तेमाल, लफ्ज़ फैक्ट का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है साइंस में। हाईएस्ट आप थ्योरी पे जाते हैं। कोट किया अशरफ थानवी साहब को कि वो कहते हैं कि जो है वो कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं। मैंने इसीलिए साइंस का लफ्ज मैंने कहा कि साइंस जो है वो अकली जो रियल्म है, डोमेन है, उसकी एक ब्रांच है हमारे यहाँ। मतलब इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ राय हैं, इसमें एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म वाली वो नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। आई नो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैंने जब अकल का लफ्ज बोला ना, तो मैं रैशनलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अलग अलग, मुझे मालूम है कि ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, पूरे एपिस्टेमोलॉजी में उसका डिस्कशन है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी साइंटिफिक डिस्कवरी को पेश करते हैं तो वो भी इंसानी अकल का एक नतीजा होती है, ठीक है, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, उसके बाद रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, उन्हीं को इसको इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वो एक इंसानी अकल का नतीजा है, वही का नतीजा नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वही वर्सेस अकल है। जी बिल्कुल, लेकिन मुफ्ती साहब, हम जब फॉर एग्जांपल इसी इंसानी अकल से ही जब किसी दूसरे मजहब के स्क्रिप्चर को रिजेक्ट कर रहे होते हैं किसी इनकंसिस्टेंसी की बेसिस पे साइंटिफिक फैक्ट्स, फिर वही प्रिंसिपल हम इस्लाम पे क्यों नहीं अप्लाई करते? चूंकि आप किसी भी एक चीज के एक पहलू को देखते हैं होलिस्टिकली, आप उसको नहीं देखते। अभी 2 स्ट्रीम पहले हमने इस मौजू पर मेरी स्ट्रीम में ही बात की थी, वो ये कि हम किसी भी ऐसे क्लेम को कि जिसमें कोहेरेंस हो, कंसिस्टेंसी हो, ऑथेंटिसिटी हो और वो इम्पॉसिबल ना हो, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये 4 जो पैमाने हैं ये होने चाहिए। अब हम दूसरे मजहब को क्यों रिजेक्ट करते हैं? चूंकि ऑथेंटिसिटी नहीं है, चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। आप इस्लाम में ये साबित करें कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है इस्लाम की, और बात बुनियादी उसूलों की हो रही है, फरी मसाइल की, छोटे मोटे मसाइल की नहीं हो रही है, बुनियादी उसूलों की, जिनको पर दीन कायम होता है, वो मजहब खड़ा हुआ होता है, उसमें साबित करें कि कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी, और फिर उसके बाद वो इम्पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि हजरत ईसाइयों के यहाँ ये अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, खुदा उनके रूप में है, ईसा के रूप में इस दुनिया में आए। या इसी तरीके से हिंदुओं के यहाँ ये अकीदा कि जी राम जी की शक्ल में, लक्ष्मण और कृष्ण जी की शक्ल में अवतार वगैरह बनकर जो है खुदा ने इस दुनिया के अंदर रूप धारा। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पॉसिबिलिटीज में आती हैं। इसमें देखें मुफ्ती साहब, क्योंकि कोहेरेंस इतनी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं इसी हदीस को लूँ तो मैं कहूँ कि देखें ये कंसिस्टेंट या ये कोहेरेंट नहीं है कि एक ऑल नोइंग बीइंग जो है अपने नबी के जरिए एक ऐसी बात कहे जो साइंटिफिकली इतना क्रिस्टल क्लियर हो कि साइंस की डोमेन उसको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कोहेरेंस का जो ज़ाब्ता है वो आप फरी तालीमात में नहीं बल्कि उसूल और अकायद में शामिल करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि मसलन फिलहाल साइंस उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक खबर वाहिद है, ठीक है, आप उसको न तस्लीम करें, साइंस की बुनियाद पर काफिर नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मुफ्ती साहब, इसमें फिर सवाल लार्जर पैदा होता है, जो कुछ बल्कि कई स्ट्रीम्स पहले मैंने कि हदीस में ऐसी चीजें आ जाना जिस पर के ये तो चलें हो सकते हैं आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप भी इवन ऑथेंटिक बुक्स में से भी कहेंगे कि नहीं यार यहाँ कोई मसला है, या नरेशन का या मतन का भी। चले नरेशन चेन में तो समझ आती है, अगर मतन भी किसी पॉइंट पर आकर उस सारी चेन से फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने या खुदा ने ऑल नोइंग ने अपना जो आखिरी पैगंबर के जरिए जो मैसेज जो हमेशा के लिए यूज होना है, उसके ऑथेंटिक होने में इबहाम कि हमें ये कैसा इम्तिहान है कि हमें एक अमल करना तो चलें करें या ना करें,
लेकिन ये सिर्फ जान पाना कि ये होली प्रॉफिट ने कहा था या नहीं कहा था, उसमें भी इबहाम कैसे छोड़ा जा सकता है खुदा की तरफ से? होली प्रॉफिट ने या जिस चीज के ऊपर हमारा दीन टिका हुआ है, जिसके बारे में हमसे सवाल होगा, जो बुनियादी अकायद हैं, और इसी तरीके से जो हमारी बुनियादी इबादत हैं, कि जिसको हदीस जिब्रील में जो 2 सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस में हजरत जिब्रील ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे। पहला सवाल था कि ईमान क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने